रिपोर्ट कर रहा था एक इंसिडेंट, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया और उसके खिलाफ भी पूरा ऑनस्लॉट हुआ। तो इस सिलसिले में जैसे हम 5 अगस्त के बाद ये ऑनस्लॉट तो कंटिन्यूअस है, मुझे नहीं लगता है कोई भी दिन ऐसा जाता है जब ये ऑनस्लॉट ऑन नहीं होता है। और लेटेस्ट देखिए, जहां तक हमारी पार्टी पीडीपी का ताल्लुक है, महबूबा जी ने पहले दिन से कहा था कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये सब एक आई वॉश है, इससे कोई मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ 5 अगस्त 2019 का जो ऑनस्लॉट था ये पार्ट ऑफ इट है, वही हुआ। और डिलिमिटेशन के सिलसिले में थोड़ी सी डिटेल में मैं भी, लोग इंतशार में थे, लोग कंफ्यूज थे ये क्या किया। अभी अगर आप देखेंगे वोटर्स से पूछेंगे, उनको पता नहीं हम किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, और जो कैंडिडेट्स है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तलाश कर रहे हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर में यही हाल। और साउथ कश्मीर को लेके तो और भी अगर आप देखेंगे, पहले तो मैं हैरान हूं, क्या पार्लियामेंट्री सीट की डिलिमिटेशन का भी मैंडेट था इस डिलिमिटेशन कमीशन के पास? और हमने क्या किया, फारूक साहब की गवर्नमेंट थी, फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने डिलिमिटेशन नहीं किया। उन्होंने कहा क्योंकि रेस्ट ऑफ द कंट्री में डिलिमिटेशन 2026 में होगा, हम भी डिलिमिटेशन 2026 में करेंगे। खैर, अब इन्होंने डिलिमिटेशन किया यूनियन टेरिटरी का, जो मैंने एक ने कई बार कहा, एक डाउनग्रेड करके हमको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक ह्यूमिलेशन थी करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया और सुप्लीट कर दिया गया। देखिए अब उसमें ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है, मेरे ख्याल में ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और इन्होंने लद्दाख को अलग कर दिया। और फिर होम मिनिस्टर ने एक किस्म से ललकारा चाइना को कि हम ऑक्सीजन वो वापस लेंगे। ये मेरे ख्याल में लद्दाख जो था उसने चाइना को सबसे ज्यादा ऑफेंड किया। मुझे नहीं लगता है कश्मीर के बारे में वो कितना सीरियस है, आई मीन रेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, मगर लद्दाख के बारे में चाइना काफी ऑफेंड हुआ। और तब से आप लगातार देख रहे हैं कि लद्दाख में क्या हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, डिलिमिटेशन को लेके मैं भी इंतजार में आ गया। मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे क्या माइंड होगा डिलिमिटेशन के। चलिए, हम तो इसके हक में नहीं थे, पीडीपी कहती थी कि ये तो बिल्कुल उसका एक हिस्सा है जो बिल्कुल सही निकला, उसी का एक हिस्सा था। मगर मैं सोच रहा था इसके पीछे वर्किंग माइंड क्या होगा। अब एक जज साहब ये देख रहे थे, लॉ नोइंग पर्सन चेयरमैन थे डिलिमिटेशन कमीशन के। अगर आप देखेंगे बहुत डिफिकल्ट टास्क उनको दिया गया था, जो आज उन्होंने पूरा करके दिया। वो क्या डिफिकल्ट टास्क था? कश्मीर का जो मेन स्ट्रीम था, कश्मीर का जो मेन स्ट्रीम इमोशन था, सेंटिमेंट था, आइडेंटिटी थी, उसके साथ फिर पीर पंचाल भी जाता था, उसके साथ भी चनाब भी जाता था, और जम्मू के एरियाज भी। अगर आप देखेंगे 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विजयपुर भी सीट ली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या नाम है दूसरी सीट भी ली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो हमको कोशिश की सेक्टेरियन डिवीजन करने की उस मेन स्ट्रीम को, ताकि सेक्टेरियन डिवीजन जो है उसको उबारा जाए और वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। वही बस नहीं किया, जैसे राजौरी पुंछ सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड फील करता था कश्मीर मेन स्ट्रीम के साथ जाने के लिए, उनको भी शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया। यानी एक ही आइडेंटिटी में कई आइडेंटिटीज बनाने की कोशिश की गई ताकि हम आपस में लड़ते रहे और फायदा नेचुरली उनका हो। डिवाइड एंड रूल, मुझे लगता है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इसीलिए थे, क्योंकि जब ब्रिटिश के खिलाफ पूरे मुल्क में एक तहरीक चल रही थी, उसमें बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका भी डिवाइड एंड रूल था, इनका भी डिवाइड एंड रूल है। यही नहीं, हर जगह आप यूपी को देख लीजिए। हम कभी सोचते हैं शायद हमारे साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट, सो कॉल्ड स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोट एंड कोट। आप यूपी को देख लीजिए, सेम ट्रीटमेंट है।
इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर यूपी के कहते हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस वक्त भी है, कि ये 80% और 20% का इलेक्शन। फिर भाईजान की बातें होती है, फिर औरंगजेब की बातें होती है, फिर होता है कि 20% 80% को खा जाएगा, इसलिए 20% को अलग रहने दो, 80%। How can an elected chief minister say that I represent only 80% of my population? I don't represent, I don't consider even rest of the 20%. यही ये खेल चल रहे हैं। जब कुछ भी नहीं तो कर्नाटका से फिर हिजाब की स्टोरी लाओ और इसको पोलराइज कर रहे, क्योंकि इनके पास परफॉर्मेंस के लिए तो कुछ भी नहीं। आप हमारी इकोनॉमी देख लीजिए, डाउनस्लाइड पे है। आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए तो अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए तो बिल्कुल ऊपर जा रही है। आप इन्फ्लेशन को देखिए तो ऊपर जा रही है। इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास एक ही बात है, पोलराइज करो, डिवाइड एंड रूल करो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर में किया, आप किसी क्राइटेरिया, किसी मेरिट को देख लीजिए, किसी पैरामीटर को ले लीजिए। एक सीट है असेंबली सीट बॉर्डर की 50,000 वोटर्स, एक सीट है डूरू की 2 लाख वोटर। अगर आप यूनिवर्सली देखेंगे, पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में देखेंगे, जब भी डिलिमिटेशन होता है इसकी बेसिक चीज एक ही है, एक वोटर को एक वोट है, एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को एक वोट है, उसी पे डिलिमिटेशन होती है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक नॉर्म है। यहाँ पे कहीं 50,000, कहीं 2 लाख। अब 2 लाख का भी एक रिप्रेजेंटेटिव है और 50,000 का भी एक रिप्रेजेंटेटिव है। कोई क्राइटेरिया किसी एंगल से आप इसको देख लीजिए। और मुझे लगता है फिर फाइनली इसमें एक तो सेक्टेरियन आइडेंटिटी एक ही थी, आइडेंटिटीज क्रिएट करो, सेक्टेरियन क्रिएट करो और शेड्यूल ट्राइब क्रिएट करके इनको आपस में लड़ाओ। और ये हरकतें तो पहले ही यहाँ ये हथकंडे लोगों के सामने आए हैं और नाकाम हुए हैं। मुझे आज भी याद है जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे, मुफ्ती साहब लड़ रहे थे साउथ कश्मीर से, हमारे आगा मेहदी साहब लड़ रहे थे, आगा रोहल्ला साहब के वालिद लड़ रहे थे। उस वक्त भी उमर साहब ही जीत गए। इसलिए इनके ये नए हथकंडे जो हैं ये पहले ही नाकाम हो गए। वहां मुफ्ती साहब जीते थे और ये बल्कि मुझे लगता है आज भी इनके शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने के बावजूद मुझे लगता है राजौरी का और पुंछ का जो वोटर है, हम मजहब की बुनियाद की बात नहीं करते हैं, जो वहां का वोटर है, मेजॉरिटी वोटर, वो अपने आप को ज्यादा करीब समझता है कश्मीर की देन वो समझता है। तो इसलिए मुझे लगता है इनकी ये चाल भी जो सोची समझी एक चाल है, ये भी नाकाम होगी। और जम्मू कश्मीर के लोग इनको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग के पास कितनी अवेयरनेस है, कितनी पॉलिटिकली कॉन्शियस है। उसमें हमारा भी रोल बनता है, आपका भी रोल बनता है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि इसकी बुनियाद में क्या है और उसको नाकाम बनाना। जैसे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह करने का, देखिए प्रोटेस्ट की बात नहीं है, मुझे लगता है हमारा एक सबसे बड़ा काम है इस वक्त, हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है लोगों को बताना कि हो क्या रहा है आपके साथ, फिर लोगों का काम है। जैसे हमारा काम जो है ये कौन उन तक पहुंचाता है, आप लोग मीडिया पहुंचाते हैं। मेरे ख्याल में आज की सिचुएशन में पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया का सबसे अहम रोल है कि लोगों तक असली बात पहुंचाई जाए। देखिए ये मुसीबत है, हम एक सोच है और डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव हो, मगर मुसीबत ये है कि ये डिसेंट अलाउ नहीं करते। मुसीबत ये है कि डिसेंट पे ऑनस्लॉट है, वो मीडिया वालों का डिसेंट हो, उनकी ओपिनियन हो या पॉलिटिकल पार्टीज की ओपिनियन हो, कि उसको क्रैश करो। इसलिए डेमोक्रेसी को खतरा है। ये खुद ही नैरेटिव सेट करते हैं 80% 20%, क्योंकि परफॉर्मेंस कुछ नहीं। परफॉर्मेंस ये है कि पास्ट में क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पकड़ो, हर चीज के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोष दो। यार पंडित जवाहरलाल नेहरू तो चले गए, उन्होंने मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन डाली,
आप बताओ आप क्या कर रहे हैं? आप तो 7 साल से अपना परफॉर्मेंस बताइए, लोगों को बताइए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या किया आपने, लोगों को बताइए इकोनॉमी क्यों पीछे जा रही है, लोगों को बताइए जीडीपी क्यों डाउन हो रहा है, लोगों को बताइए आपकी जो डिफेंस पे अब एक्सपेंडिचर होगी, जो लद्दाख में अब सारा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि वो कितना मैसिव डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो मेरे ख्याल में जब होम मिनिस्टर ने 5 अगस्त 2019 को किया, मेरे ख्याल में उसी का वो नतीजा है जो हम सफर कर रहे हैं। देखा जाए यहाँ पर काफी ज्यादा ऐसे तनकीद का निशाना पार्लियामेंटेरियंस को बनाया जा रहा है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग हैं, 3 बड़े बिगेस्ट लीडर हैं, लेकिन आज तक उन्होंने पार्लियामेंट में इसके लिए कोई भी बात नहीं की। यहाँ पर तो जम्मू में भी बात की जा रही है, कश्मीर में भी बात की जा रही है, लेकिन जो मेन मरकज है वहाँ पर बात नहीं की जा रही है। तो ये उन्हीं से सवाल करना था, लेकिन मैं आपकी तबसरात भी जानना चाहूंगा इसके। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ऑनेस्टली एक बात बताऊंगा, क्या होम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड नहीं है? जब फारूक साहब नजरबंद थे, उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, वहां जो मेंबर्स थे उन्होंने रेज किया कि फारूक साहब सेशन चल रहा है, तो आप, ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, उनको आप अलाउ नहीं करते। होम मिनिस्टर खड़े हुए, उन्होंने कहा उनको तो हमने नहीं बंद किया, बल्कि उन्होंने एक जुमला मुझे याद नहीं आ रहा, कहा कान की पट्टी के नीचे क्या मैं अब बंदूक की नोक रखूं और फिर इनको लाऊं। हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि फारूक साहब बंद थे, हकीकत ये थी कि वो नजरबंद थे। तो अब आप वो अलाउ मेन स्ट्रीम जो अपोजिशन है, जो नेशनल अपोजिशन है, वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो हमारी बात कहाँ सुनेंगे? हमको कहाँ अलाउ करेंगे? मैं भी पार्लियामेंट में रहा हूँ, कितना टाइम देते थे, मगर तब भी उन दिनों और आज के दिनों में जमीन आसमान का फर्क। हम हर मसले पे बोलते थे, हर मसला उठाते थे। आज ये वही तो प्रॉब्लम है, मैं इनको कह रहा था। और पार्टिसिपेट करेंगे एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, वो इसी पर रहेंगे कि नहीं डिलिमिटेशन? देखिए, मैं प्रोसेस है वो देखिए, जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, 100% हम चाहते हैं, और फारूक साहब भी चाहते हैं कि हम मिल के एक आवाज बने। देखिए, इस वक्त अदरवाइज मेरे ख्याल में पीडीपी का जहां तक मानना है, जहां तक मेरा मानना है, अदरवाइज हमारी आवाज डिवाइड हो जाए, हमारा मानना है। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर, और क्योंकि कश्मीर ऑनस्लॉट सबसे ज्यादा ऑनस्लॉट में रहा है, लोगों के दिल की तर्जमानी करनी चाहिए। अगर वो नहीं करें तो फिर कोई फायदा नहीं। अब मुझे बता दीजिए, क्या मैं तो ये फख्र के साथ कह सकता हूँ, महबूबा जी कंसिस्टेंटली, यानी उनकी वालदा जो है, जो बुजुर्ग है, उनको भी ईडी नोटिस गया, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, उनको भी नोटिस गया, उसके बाद भी वो डटी रही और अपनी बात कहती रही। हमारा मानना है कि ये जो यूनियन टेरिटरी बना के हमको ह्यूमिलेट किया है, अब लद्दाख की बात लीजिए, अब लद्दाख के तो इस तरह के माहौल में आपको नहीं मतलब लगता है कि इस तरह के स्टेप्स लेने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर तुमको भी समझाए नहीं कि पॉलिटिशियन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद देखा गया है कि यहाँ से जो पॉलिटिशियन है वो बाहर के जो लीडर्स है उनको चुनने जाते हैं। नहीं, चुनने की बात मुझे पता नहीं है, मगर ये बात, सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगा। देखिए, आपका सवाल बेसिक ये है कि आप बाइकआउट कर लीजिए, और बिल्कुल ही इजी कर लीजिए इनको, इलेक्शन तो तब भी होंगे, ये तो आराम से जीत जाएंगे, ये तो रुकावट के बगैर जीत जाएंगे। तो हमारा तो कम से कम डेफिनेट स्टैंड है। स्टेटहुड की बात छोड़ दीजिए, वो तो मामूली बात है, वो तो इनकी टीम्स भी कहते हैं स्टेटहुड दे दीजिए। हमको जो आर्टिकल 370 और 35A थे, पहले मुझे बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं, वो तो होम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने ही 35A इनकॉर्पोरेट किया रिपब्लिक में, उन्होंने ही आर्टिकल 370 को रिपब्लिक यूनियन का हिस्सा बना दिया। तो आज तो ये मूर्ति तो बनाते हैं, मगर क्या ये उनके जो उन्होंने कहा था उस पर चलते हैं? कम से कम एक रेजिस्टेंस, जैसे महबूबा जी कहते हैं, अगर हम रेजिस्ट नहीं करेंगे हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस तो दिखाएं, फिर अंदर जाके इनमें और हम में तो जमीन आसमान का फर्क होगा। हम तो अपने स्टैंड पे डटे रहेंगे अंदर भी, और आप डेमोक्रेसी में क्या कर सकते हैं? आप बात कर सकते हैं, वो पीडीपी करती है।